सीलमपुर हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जिक्रा के बाद साहिल और दिलशाद भी गिरफ्तार। अब तक 7 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हत्याकांड के बाद चौथे दिन सुरक्षाकर्मी हो गए कम। मृतक कुणाल के घर के आसपास भी नहीं हलचल। हिंदू परिवारों ने घर बेचने के पोस्टर अभी भी लगाए हुए हैं। मुस्तफाबाद के लिए नहीं किया गया मुआवजे का ऐलान। पीएम की तरफ से केवल 2 लाख रुपए दिया जाएगा मुआवजा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लिया निशाने पर। दिल्ली में बिना पीयूसी के वाहन चलाना पड़ेगा महंगा। एआई कैमरों से हो रही निगरानी। बिना पीयूसी के वाहन चलाने पर 10,000 तक का चालान। बिहारी कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक। सैलरी न मिलने के कारण अधिकारी नहीं कर रहे हैं काम। लोग कर रहे हैं परेशानी का सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में हुए कुणाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी जिक्रा उर्फ लेडी डॉन समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ साहिल और दिलशाद को भी हिरासत में लिया गया है, जिन पर 17 वर्षीय कुणाल की चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप है। इनके अलावा पुलिस ने जांच के दौरान कुछ संदिग्ध नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। सीलमपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग कुणाल की चाकू से गोदकर की गई हत्या के मामले में गिरफ्तार लेडी डॉन के नाम से सोशल मीडिया पर चर्चित जिक्रा को पुलिस ने 2 दिनों की रिमांड पर लिया है। पुलिस को जांच में पता चला है कि जिक्रा ने अपने भाई साहिल और दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पिछले साल कुणाल के 2 दोस्तों लाला और शंभू ने चाकू से साहिल पर हमला किया था। उसका बदला लेने के लिए साहिल ने कुणाल की हत्या की। इस मामले में मुख्य आरोपी साहिल और उसके साथी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, लेकिन अब उन्हें पकड़ लिया गया है। वीरवार को कुणाल की उसके घर से थोड़ी दूर पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार जिक्रा को पुलिस ने इसी तर्क पर रिमांड पर लिया था कि अब भी इसके साथियों को पकड़ा जाना है और वारदात में इस्तेमाल चाकू का पता लगाना है। इस मामले में गिरफ्तार जिक्रा के बारे में कई रहस्य खुल रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह शादीशुदा है और 2 साल के बच्चे की मां है। वह पति के साथ नहीं रहती। साथ ही कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा और सीलमपुर के गैंगस्टर शोएब मस्तान से इसके रिश्तों को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई गई थी। इसी बीच इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है। सीलमपुर में वीरवार को हुए कुणाल हत्याकांड के बाद से ही हिंदू परिवार दहशत के माहौल में जी रहे हैं। शुक्रवार को बहुत से लोग सड़कों पर आ गए और जाम लगाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें वापस घरों में भेज दिया। अभी भी वे उसी माहौल में जी रहे हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों में इस इलाके को छावनी बना दिया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं सुरक्षा जवानों को वहां से हटाया जा रहा है। रविवार को सीलमपुर में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कमजोर दिखी। केवल एक अर्धसैनिक बल की टुकड़ी जीटी रोड पर तैनात रही और गलियों में गिनी चुनी पुलिस मौजूद रही। मृतक के घर के आसपास भी हलचल कम रही। हालांकि उसकी गली में अब भी पोस्टर लगे हैं। इलाके के कुछ लोगों ने बताया कि हिंदू परिवार पलायन की तैयारी में है और हालात नहीं सुधरे तो घर बेचने पर मजबूर हो सकते हैं। पुलिस बस यही दे रही है कि करी जाएगी कार्रवाई। जो भी है पकड़े गए के पकड़े नहीं गए, हमें तो जो भी है एक लड़की के बारे में पता है कि वो ही पकड़ी है, जिगरा नाम की जो लेडी डॉन है, बस उसे ही पकड़ा गया है। बाकी लोगों का पता नहीं है। ना पुलिस हमें कुछ बता रही है कि कौन कौन क्या क्या किस किस को पकड़ा है क्या नहीं पकड़ा अभी तक। समाज और फैमिली जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं, एनकाउंटर चाहते हैं उनका, ताकि आगे कोई इस चीज़ के लिए आगे हादसा ना करे, किसी का भाई की जान ना जाए, आगे को किसी का भाई ख़त्म ना हो। कोई ये कदम उठाने से पहले अपने बारे में सोचे। उनका साफ साफ यही है मांग हमारी कि एनकाउंटर बस। इसका खौफ होना चाहिए। अपराधी को जो भी अपराध करना चाहे तो वो आगे सोचे कि हाँ हम ये अपराध करेंगे तो हमारे साथ कुछ जो मतलब इनकाउंटर हो सकता है या हमें फांसी मिल सकती है। तो कानून को मजबूत करना है कुल मिला के।
पलायन के पोस्टर लगे हुए, क्या घर बेच के जाने के प्लान तो ये है, अगर इंसाफ, क्योंकि 6-7 मर्डर हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर आज इंसाफ नहीं मिलेगा या नहीं होता तो एक ना एक दिन हमारे यहाँ के 10-15 घर बिक चुके हैं। ठीक है, ये कुछ हाल ही में बेचे हैं, 6 महीने साल के अंदर। ठीक है, और ये प्लान इसलिए बोल रहे हैं अगर ऐसा होता रहा तो फिर सबको जाना ही पड़ेगा। होप रखिएगा लोगों में, तभी ये यहाँ के लोग पलायन रुक सकता है। अदरवाइज यहाँ का पलायन जो है ना हो चुका है जी, काफ़ी हद तक हो चुका है। मुश्किल से मतलब इन 10 सालों में यहाँ के कम से कम 40% पलायन हिंदू कर चुके हैं, 60% रह रहे हैं, वो भी धीरे धीरे जा ही रहे हैं। यहाँ का जो आर्थिक यहाँ के जो वो है ना क्रिमिनल स्थिति को देख के, शाम के टाइम बहन हमारी सब्जी लेने नहीं निकल सकती, उस पर भद्दे भद्दे कमेंट्स होते हैं। आप खुद यहाँ एक हफ्ता रह के देख लीजिए, हमारी अभी ये तो नॉर्मली है, खैर दिखेंगे नहीं। आप आइए यहाँ नॉर्मल जो लाइफ चलती है फिर देखिए यहाँ पे कितना क्राइम है और कितना नशा तस्करी होती है। जरा नाबालिग लड़के जो लेके इतना अवैध हथियार घूमते हैं। मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 और लोग हादसे में घायल हो गए। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग की है। आप नेताओं का कहना है कि हादसे में मृत लोगों को परिवारों के लिए 10 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि बीते शनिवार की सुबह को मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में 4 मंजिल की इमारत अचानक से गिर गई, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने अब तक ना तो मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और ना ही मृतकों और घायलों के लिए किसी तरह के मुआवजे का ऐलान किया है। रविवार को आप नेता आदिल खान और एमसीडी मेयर महेश खिच्ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अभी तक हादसे में पीड़ितों के लिए मुआवजे का कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन उनके पास गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को तुरंत मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुस्तफाबाद में हुए हादसे पर दुख जताते हुए पीएम ऑफिस की ओर से पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। इसके मुताबिक हादसे में मृत लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल लोगों को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी 11 में से 5 लोगों का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में 8 लोग एक ही परिवार के थे और 3 किराएदार थे। तहसीन नाम के व्यक्ति के परिवार में कुल 13 लोग थे, लेकिन हादसे के बाद सिर्फ 5 ही बचे। इनमें उसकी बड़ी बहू साहिबा, उनके 3 बच्चे और देवेंद्र चांद शामिल हैं। कुछ मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव परिवार को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। हमारे मेयर साहब घटनास्थल पर आए और उन्होंने कमिश्नर को जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। वहां पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे, पर बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक दिल्ली सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है, जो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार जो 100 करोड़ रुपए बजट पेश करने का दावा कर रही है, उसके पास गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार की गरीब विरोधी सोच को दर्शाता है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मांग करता हूं कि वो इस गंभीर दुर्घटना में मारे गए सभी परिवार वालों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा तत्काल रूप से दें। नहीं, यहाँ आज आने की वो है उम्मीद। बता रहे हैं कि 4 डेड बॉडी आई हैं, उनका अंतिम संस्कार वो मतलब उसका वो करने वाले हैं। अभी मैंने उधर गया नहीं, अनार मस्जिद तरफ, वहाँ पे इंतजाम है। माँ सुनने माँ 8 आएंगी। 8 आएंगे? हाँ, जिनके भाई हैं ना बड़े बुल्लन, तो उनके यहाँ सुनने का वहाँ पे आएंगी 2 नंबर में। खत्म हो गया, चल रहा है?
अभी तो कुछ चल ही रहा काम पाम तो दिन में। मलबा हटा रहे हैं। हाँ वैसे एनडीआरएफ की सिक्योरिटी टीम आई है, नहीं आई? नहीं वो तो रात ही चली गई। रात ही खत्म हो गई। हाँ वो तो रात ही खत्म हो गया। 2:40 पे बिल्डिंग गिर गई थी नीचे और आम पब्लिक ने 6 बंदों को निकाला। जब पुलिस वाले आए जब से उनसे कुछ नहीं निकला। अच्छा ये चीज़ बताइए कि अब एनडीआरएफ का काम खत्म हो गया यहाँ पर? हाँ हो गया काम खत्म हो गया कल। चल रहा है यहाँ पर? अभी मलबा जा रहा है उठ के। अभी सारा सफाई होएगी ना, फिर देखेंगे कोई जाने के लिए रास्ता बन जाएगा। जाने के लिए रास्ता बन जाएगा। कोई लात पात तो नहीं निकली, देखेंगे। देखने के बाद फिर इसमें सिस्टम बनाएंगे क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। उसके बाद फैसला करेंगे पुलिस वाले क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी कार्रवाई हो रही है, मलबा भर रहे हैं। और जो है जिस रात में गिरी है बिल्डिंग, उस रात में दोपहर में काम चल रहा था। इसमें क्या बोलते हैं, ये दुकान जो है एक दुकान थी उसको डबल करा रहे थे। पिलर विलर का तो कोई हटाने का कोई मसला नहीं है। बंदे कह रहे हैं पिलर हटाया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गड्ढा करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी दुकान को बढ़ा रहे थे, बस वो एक दुकान को बड़ी कर रहे थे, बस मसला ये था और कुछ नहीं है कि बेसमेंट था। ये सब बातें फालतू की हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अब बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। राजधानी के लगभग 100 पेट्रोल पंपों पर ट्रायल के तौर पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है, जहां जैसे ही कोई वाहन बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल भरवाने पहुंचता है तो उस पर तुरंत चालान काटा जा रहा है। चालान की सूचना वाहन मालिक को ई चालान के रूप में मोबाइल नंबर पर भेजी जा रही है। पहले सरकार द्वारा 2 घंटे की चेतावनी देने की योजना थी, लेकिन अब प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से ये योजना बदल दी गई है। जून के अंत तक दिल्ली के सभी 500 पेट्रोल पंपों पर यह तकनीकी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस मामले पर जब पेट्रोल पंप वालों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि ये कैमरे पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से काम करते हैं और विभाग द्वारा लगाए गए हैं। इस योजना पर पिछले 1 साल से काम चल रहा था, जिसे अब अमल में लाया जा चुका है। वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई है कि बिना पीयूसी के वाहन चलाने पर 10,000 तक का चालान भुगतान करना पड़ सकता है। नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहाँ एक कैमरा लगाया गया है, स्पीकर भी लगाया गया है। वो खुद ही स्कैन कर लेता गाड़ी को कि इसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं। इसके डॉक्यूमेंट अगर पूरे नहीं होते तो उनके घर ही चालान पहुंच जाता है। अच्छा, खुद ही चालान पूरा जाता है। हाँ। अगर पीयूसी की अगर बात की जाए तो पीयूसी का किस तरीके से यहाँ पर लगाया हुआ है? हाँ, पीयूसी की तरफ से ही, वो डिपार्टमेंट की तरफ से ही कैमरा लगा है। कैमरा उनकी तरफ से? हाँ। ऐसा तो कोई बात नहीं, पुलिस तो नहीं है, बस ये है कि कैमरे लग चुके हैं, अब ऑटोमेटिक ही चलान आ जा रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। ये जो चालान कट रहे हैं या डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो क्या अथॉरिटी की तरफ से कोई वो? हाँ, अथॉरिटी की तरफ से लगे हैं। ये है कि कैमरे में उनके में रिकॉर्ड जाता है, वो अपना भेज देते हैं फिर रिकॉर्ड। ऐसा तो नहीं सुना मैंने। हाँ, कार्रवाई तो हो रही है, ट्रैफिक वाले अपना काम तो कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर बिहारी कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक ज्यादा बढ़ गया है। कॉलोनी में कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि कुत्तों के हमलों की घटनाएं आम हो गई हैं। आए दिन लोग इनके काटने से घायल हो रहे हैं और कई बार स्कूटी सवार लोग गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम केवल आश्वासन देता है कि जल्द ही कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वार्ड पार्षद भरत गौतम ने बताया कि उनके वार्ड में कुत्तों के साथ साथ बंदरों की भी बड़ी समस्या है और वह जून 2024 से लगातार अधिकारियों को लिखित में शिकायत दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने अधिकारियों की ओर से ये भी बताया कि सैलरी नहीं मिलने के चलते वे काम नहीं करते और इसके लिए अरविंद केजरीवाल की एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया, जिनके शासनकाल में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। भरत गौतम ने कहा कि कानून के अनुसार हम इन आवारा जानवरों को खुद नहीं पकड़ सकते और अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में कुत्ताशाला खोलने की बात कही थी, जो अब तक सिर्फ कागजों में ही दबकर रह गई है। देखिए, बिहारी कॉलोनी गली नंबर 5 है। वैसे तो पूरे क्षेत्र में इस तरह की समस्या है, लेकिन हमारे जो ये 5 नंबर गली में काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से कुत्तों की समस्या है। एमसीडी में कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट करने के बाद कार्रवाई भी होती है। वो लोग आते हैं, लेकिन वो साहब ये कह जाते हैं कि जी इनको तो हमने टीका लगाया हुआ है, टीका लगाने के बाद हम इसमें कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन जब ये कुत्ते खूंखार हो चुके हैं और आए दिन लोगों को हर 4-5 व्यक्ति को ये काटते हैं। परसों भी एक लड़की काटा है, फिर उसके बाद एक स्कूटर वाले काटा है, तो 2-3 स्कूटर वाले गिरे भी यहाँ पर कल।
तो मेरा कहना यह है प्रशासन से, यदि अगर आपने इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाने के बाद भी कुत्ते अगर नहीं है तो इनकी कोई और व्यवस्था करनी चाहिए। 8-10 कुत्ते हैं मंदिर के आसपास जो रहते हैं, और वो हर आने जाने वाले बाइक, स्कूटी, कुछ पर आने जाने वाले हर व्यक्ति के पीछे भागते हैं, काटते हैं। सामान्यतः 2-4 व्यक्तियों को डेली उन्होंने काटना है। 8-10-12 कुत्ते यहाँ पर, और बुरी तरह से खूंखार हो जाते हैं रात के समय। यहाँ कार के ऊपर आसपास जो कार खड़ी हैं इनके पड़े रहते हैं, सोना भी रात को दूभर कर देते हैं। कई लोगों के जब पीछे दौड़ रहे होते हैं तो घबराहट में उनका जो है ग्रिप टूट जाती है, वो गिर जाते हैं। एक्सीडेंट भी हुए हैं बहुत सारे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको टॉप प्रायोरिटी में लेके इसको जितना जल्दी हो सके लोगों को इसमें छुटकारा मिले। लोगों ने ना मतलब घर से बाहर निकलना भी एक मतलब दहशत सी हो गई है। मैं अपने भाई के साथ रात को जा रही थी कुछ सामान वगैरह लेने घर का, और एकदम से कुत्ते, बाइक स्कूटी रुकी हुई है और तब भी एकदम आके पैर पकड़ लिया कुत्तों ने। बल्कि कहते कि उस कुत्ते तो भागो मत, तो खड़े वगैरह हो जाओ, तब भी सिर पकड़ रहे। और रात को तो बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया है इस एरिया में। तो जब भी कोई बाइक या स्कूटी वाले आते हैं इतनी तेज़ भागते हैं ना, कुछ लोगों को तो एक्सीडेंट भी इसी स्पीड के चक्कर में हुआ है। और डेली लोगों को काटना वगैरह एक आदत सी बन गई। तो इस चक्कर में लोगों के घर में दहशत का भी माहौल है कि भाई कुत्ते, हर कोई कहता है इन कुत्तों को यहाँ से हटाओ। रहता हूँ गली नंबर 12 में। गली नंबर 5 से जब निकलते हैं कुत्ते बहुत स्कूटर के पीछे, वैसे भी आम आदमी के पीछे बहुत भागते हैं और काटते भी हैं। यहाँ बहुत लोगों के मुँह से मैंने शिकायत सुनी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस बात के लिए। मगर ये बहुत दिक्कत बना है, बहुत कुत्ते हैं इस गली में लेकर। यहाँ डर का माहौल तो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। चाहे कुछ लोग हैं उधर जिनके पीछे ये डॉगी भागते हैं, मगर एक्चुअली क्या है, जो आम आदमी भी हैं उनके पीछे भी भागते हैं और कई बार बाइट कर चुके हैं। ये सभी जगह देखा जा रहा है, क्योंकि जब भी जोन की मीटिंग होती है या हाउस होता है तो उसमें ये समस्या सभी निगम पार्षदों की आ रही है कि आवारा कुत्ते हैं। और आम आदमी पार्टी ने तो अपने चुनाव लड़ते वक्त मैनिफेस्टो में भी कहा था कि जिस प्रकार गौशाला होती है इस प्रकार हम कुत्ताशाला देंगे। लगभग 2.5 साल होने को जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी जनता के बीच में किए गए वादों से भाग रही है, अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। हम महापौर जी से निवेदन करते हैं कि महापौर जी जल्द से जल्द आपके किए गए वादों को पूरा करें और दिल्ली में कुत्ताशाला जैसा कुछ बनाएं जहां पर ये आवारा कुत्तों को ले जाया जा सके। तो साफ साफ अक्षरों में कोर्ट का आदेश है कि 2001 में ऐसा कानून पास करा गया था कि किसी भी कुत्ते को या आवारा पशु को उसके नेचुरल हैबिटेट यानी वो जहाँ पे पल रहा है वहाँ से नहीं हटा सकते। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार स्थित बी ब्लॉक मार्केट के सामने वाली सड़क पर बहते नाले का गंदा पानी स्थानीय लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। पिछले कई महीनों से ये पानी सड़क पर आकर रुक जाता है और कई दिनों तक वहीं जमा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन ना तो कोई सफाई कर्मी मौके पर आता है और ना ही कोई स्थानीय समाधान किया गया है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को होती है। गंदे पानी से बचकर निकलने के चक्कर में लोग अक्सर दूसरी गाड़ियों से टकराकर गिर जाते हैं, जिससे चोट भी लगती है। पानी में इतनी तेज बदबू होती है कि आसपास खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। वहीं मच्छरों के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ये प्रीत विहार है, यहाँ पे जगह दिक्कत क्या है? ये पानी का ही दिक्कत है और क्या है दिक्कत? नाला का पानी है ये। हाँ, हर वक्त बहता रहता है। अभी तो 2 साल करीब हो रही है ये पानी ऐसे ही बहता रहता है, कोई ठीक नहीं होता है। बारिश होता है तो और भी पानी भर जाते हैं यहाँ पे। बदबू होते हैं, मच्छर होता है। देखो आप खुद ही देख लो बदबू है कि नहीं है। नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसे कोई बात नहीं है। कभी कभार आते हैं कस्टमर, ऐसे नहीं है। बाकी तो और कस्टमर को और किसी को दिक्कत होता है रोड में चलने वाला। कुछ दिन पहले यहाँ एक एक्सीडेंट भी हो गया उसी वजह से। बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं समझता कम से कम 6 महीने से 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ। हाँ, बरसात आ जाए तो मजे ही मजे, फिर तो वो बनेगा, तालाब बन जाएगा तैरने के लिए। कोई सॉल्यूशन नहीं करता जी, सुनता ही कोई नहीं। सॉल्यूशन क्या होगा? मैं कह रहा हूँ आने की तो रास्ता है नहीं पैदल वालों की। वो इधर किनारे से आए, वो तो देखे ही आप, उसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। पानी भरा रहता है तो वो आपके सामने ही है। कोई इस पर लगाइए तो पता चल जाएगा, जो देखेगा। तो आने जाने के लिए दिक्कत तो है ही, होती होगी, लेकिन अभी तो फिलहाल जो सामने है वही तो देखेंगे।
पूर्वी जिले में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ये आयोजन 14 अप्रैल के बाद आने वाले पहले रविवार को भव्य रैली के रूप में किया जाता है। संवाददाता ने पांडव रोड पर आयोजन स्थल का दौरा किया और वहां मौजूद लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि इस रैली का खास महत्व है क्योंकि यह बाबा साहेब को सम्मान देने के लिए हर साल निकाली जाती है। ये रैली श्याम लाल कॉलेज से शुरू होकर सीलमपुर, गोकुलपुरी, शाहदरा, आजाद नगर, पांडव रोड, 60 फुटा रोड, अंबेडकर पार्क होते हुए विवेक विहार में समाप्त होती है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर रैली के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन, खास तौर पर दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग मिलता है। पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान भी रखा जाता है। शोभा यात्रा के अंदर भागीदारी सभी की इम्पोर्टेंट होती है, जिसके अंदर खाली बच्चे ही नहीं, आपकी जो फीमेल्स हैं वो भी, जो बुजुर्ग हैं, सब बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, फीमेल सबकी। और बाबा साहब ने कहा भी था कि एक समाज की जो प्रगति है वो उसी से मापते हैं जिसके अंदर, जिस समाज के अंदर महिलाएं पढ़ी लिखी हों और समाज में कंधे कंधा मिलाकर आगे चलें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में 14 तारीख के बाद जो भी संडे पड़ता है उसमें हम यहाँ पर भंडारा करते हैं, विशाल शोभा यात्रा निकलती हैं और हमारे को जो गरीबों का मनुष्य हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें मार्ग दिखा गए कि भाई एक रोटी कम खा लेना मगर बच्चों को शिक्षित करना, संगठित रहो, मिलकर रहो। उसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज हमारी यात्रा है बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में और विशाल भंडारे हैं और एकता का प्रतीक है। शामलाल कॉलेज से लेकर तुम्हारा ये अम्बेडकर पार्क से घूमते हुए निकल के रहेगी पूरा विश्वासनगर एरिया छात्र कवर करते हुए, हाँ जमुना पार्क कवर कर जाएगा पूरा। शोभा यात्रा में बहुत आनंद आता है क्योंकि जिस धर्म के प्रति जिसकी भी आस्था है, जो भी अम्बेडकर को मानते हैं वो तहे दिल से जी जान से अपना कार्य करते हैं। शोभा यात्रा निकलती है, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, कई घंटे तक निकलती है और उसके लिए जगह जगह हम जो जनता उसमें आती है उसके लिए पानी, चाय पानी का इंतजाम रखता है। समझे हमें जो ना उन्होंने सबसे बड़ा जो ना हमारे लोगों को जो ना लिखाया पढ़ाया और हमें बहुत अच्छा जो ना ज्ञान दिया। कितना उत्साह रहता है अम्बेडकर जयंती आने का? अम्बेडकर जयंती का हमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है और जो ना हम जो ना इसको बहुत अच्छे धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। हमें इतना उत्साह होता है जितना हम अपने माँ बापों को करते हैं उससे ज़्यादा इनके उसमें करते हैं। इन्होंने समाज के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए काम किया। ये समाज सुधारक और इनसे अच्छा कोई मतलब कोई पढ़ा लिखा भी पूरे वर्ल्ड में 6 लोग इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे, 7वें नंबर के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। देखिए हमारे देश के सबसे महान और विद्वान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की खुशी में ये रैली निकलती है। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन था और नेक्स्ट संडे को ये रैली निकलती है पूरे जमुना पार में बहुत सारे लोगों की भीड़ के साथ। और ये एक बाबा साहब की याद को जागरूक करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जी जो जयंती के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जाती है, ये तमाम सभी साथियों को इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा बाबा जी साहब के जो मूल वचन थे, पढ़ो लिखो और आगे शिक्षित बढ़ो और आगे बढ़ो और इकट्ठे रहो। ये हमारे बाबा साहब की अम्बेडकर 134वीं अम्बेडकर जयंती की रैली निकाली जा रही है। सारे यूथ मिलके बहुत अच्छी भव्य यात्रा निकालने वाला है। सारा यूथ, सारे समाज के लोग, ऐसे नहीं है, 80 समाज के सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। 14 अप्रैल होती है, उसका जो भी संडे पड़ता है उस तारीख को ये रैली निकाली जाती है। और ये रैली हमारी क्या है, वेलकम से स्टार्ट होती है। वेलकम से होके विश्वास नगर जाती है, विश्वास नगर सर्कुलर रोड जाएगी, फिर वहाँ से गोकुलपुरी में इसका एंड हो जाता है। क्योंकि ये बाबा साहब का जो दिवस होता है, जन्म दिवस होता है, वो 14 अप्रैल का होता है, लेकिन जो उनकी शोभा यात्रा निकलती है वो 14 अप्रैल के बाद जो संडे पड़ता है उसके बाद निकलती है। तो हम ये शोभा यात्रा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और हर साल मनाते हैं और हर साल मनाते रहेंगे। वेस्ट कांतिनगर रेड लाइट से लेकर सीलमपुर और गांधीनगर को जाने वाली सड़क की हालत बहुत ही खराब है। ये सड़क फ्लड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, लेकिन अभी तक उसकी मरम्मत नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन गाड़ियां पलट जाती हैं, बच्चों और बुजुर्गों को चलने में दिक्कत होती है और जगह जगह गंदगी और बदबू फैली हुई है। लोगों ने बताया कि पहले भी विधायक को शिकायत की गई थी और उन्होंने सरकार में आने पर सड़क बनवाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। पहले विधायक बीजेपी के ही थे और अब फिर से बीजेपी का विधायक और अब बीजेपी की सरकार भी आ चुकी है, तो लोगों को उम्मीद है कि अब जल्द ही सड़क बन जाएगी।
व्यवस्था तो ठीक है, मगर यह रोड की परेशानी हो रही है। क्या लोकेशन रखती है? वेस्ट कांति नगर। क्या क्या दिक्कतें होती हैं ऐसे रोडों पर? वो ये चलते फिरते रोड खुदी हुई है और काफ़ी टाइम से नहीं बनी है। हाँ, धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती है। मिट्टी में इतना जाते आदमी आता जाता है सर, पोल्यूशन इतना, क्या करे बताइए। रिक्शे पलट जाते हैं, रोड देखो कितने ख़राब हो रहे हैं। चुनाव के टाइम पे सभी यहाँ से निकले थे, यहाँ तक कि केजरीवाल भी यहाँ से निकले थे, क्या सब था? सर क्या बताएं, केजरीवाल निकले तो कहते नहीं, अब देखो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सब रास्ता है और क्या देख लो, सब सामने दिख रहा है आपके। तो आदमी मट्टी ज़्यादा होती है दोनों यहाँ पे। तो आप देखिए सब बंदे को एक्सीडेंट आपने अपनी आंखों से देखा देखा। चलते चलते बैटरी रिक्शे चलते अपना पलट जाते, पैसेंजर को भी चोट लगती है। ये तो देखिए, उसको रोज यार लोगों की ठेली पलटती है, रोज लोगों का रिक्शा पलटता है, रोज आदमी घायल होते हैं। और नेता लोग आते हैं तो उनसे कहो तो वो कहते हैं ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये पता नहीं कब ठीक होगा। इसको तो हम 15-20 साल से यही हालात इसके देख रहे हैं। चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे आम आदमी आ जाए, हमें जो दुख है वो हम ही को झेलना है, नाले वाले को। ये सड़क हम कम से कम जो है ना 10 साल से देख रहे हैं, ऐसे टूटी हुई है। जब से पीछे पार्टी थी उसने कुछ नहीं किया। अब जो नई सरकार आ गई है, अभी नई सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि क्या होता है इसकी वजह से ना धूल भी बहुत होती है। और दूसरे यहाँ से क्या गरीब रिक्शा वाले जाते हैं बेचारे ना, उनका रोज़ किसी न किसी का पहिया टूट जाता है, रोज़ यहीं बैठे रहते हैं। खड्डे इतने ज़्यादा हैं इस सड़क में, यहाँ से लेकर और सीलमपुर तक सारे में बहुत ही ज़्यादा है। हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि नहीं जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बहुत ही ज़्यादा। दिल्ली के गांधीनगर थाने में बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत ब्राह्मण समाज से जुड़े पंडित राहुल शर्मा ने दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी की है, जिससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पंडित राहुल शर्मा ने कहा कि अनुराग कश्यप को जल्द से जल्द ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, वरना समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा। अनुराग कश्यप एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और एक्टर भी है। उसने हमारे ब्राह्मण समाज के लिए इतनी गंदी टिप्पणी करी है कि मैं आपके समाज पे यूरिन कर दूं तो आपको कैसा लगेगा। तो ये हमारे ब्राह्मण समाज के लिए बहुत दुखी की बात है। और ऐसे समाज के लिए, अगर ये समाज के लिए ऐसे गलत बोलेगा, जिसके इतने फॉलोवर है, इतनी पब्लिक उसे जानती है, तो ये क्या मैसेज होगा। हम तो ये चाहते, जैसे इनने टिप्पणी करी है, इतनी गंदी भाषा इसने बोली है, मुझे तो लगता ही नहीं है कोई अच्छी मूवी बनाता होगा। और अब इसकी जोन सी भी मूवी आएगी, उसके ब्राह्मण समाज पूरा बायकॉट करेगा और इसे छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे हिंदू धर्म के लिए इतना गंद बोलते हैं, सनातन धर्म के लिए इतना गलत बोलते हैं, वरना ब्राह्मण समाज से ज़्यादा खिलाड़ी किस जगह पे बताओ। कि जब हर जगह ब्राह्मण समाज में खिलाड़ी ले लो, अधिकारी ले लो, जहाँ आप जाओगे ब्राह्मण समाज सबसे उच्च समाज है, उसके लिए इतनी गंदी टिप्पणी करना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैंने अभी इसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है। मैं दिल्ली पुलिस से चाहता हूँ कि इसके खिलाफ़ जल्दी से जल्दी मुकदमा हो और हमारे को ब्राह्मणों को इंसाफ मिले। कौन से थाने में आपने एफआईआर दर्ज कराई? मैंने गीता कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एसीपी गीता कॉलोनी ईस्ट में बैठते, वैसे गांधीनगर थाने में मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।